हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हेल टुगेदर 2025 के अंदर। तो नर्सिंग प्रोसेस हमारा टॉपिक काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसके आगे हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस में। सबसे पहले हमने बात की थी हेल्थ असेसमेंट के बारे में। हेल्थ असेसमेंट कैसे किया जाता है। हेल्थ असेसमेंट में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हिस्ट्री कलेक्शन कैसे होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो इन चरणों में आगे बढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग डायग्नोसिस इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस बात की थी, पूरा नर्सिंग प्रोसेस का एक बार मैंने पूरा आपको बता रखा है आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो डायग्नोसिस वहाँ पे मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पर हम कौन सा डायग्नोसिस लेते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, ना कि डॉक्टर डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, पेशेंट हमारे पास में आया है, पेशेंट हमारे पास में आते ही हमने उसका पूरी तरीके से असेसमेंट किया। पेशेंट ने कुछ चीज़ें हमें बताई, इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने खुद पता करने की कोशिश की। जैसे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा हमारे पास में कलेक्ट हो चुका है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के आधार पर हमें पता लगाना है कि उसको एक्चुअली डायग्नोसिस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्या हम उसका जजमेंट कर सकते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस को एक सीधे शब्दों में बोलते हैं क्लिनिकल जजमेंट करना। ठीक है, क्लिनिकल जजमेंट, किसी भी समस्या का क्लिनिकली जजमेंट करना क्या कहलाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, पेशेंट ने क्या बताया है, हमने क्या पता किया है, उन सभी का हम एक जजमेंट बना रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं कि हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसको हो सकती है। उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नर्सिंग डायग्नोसिस कह रहे हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डाटा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, विश्लेषण। जितने भी डाटा प्राप्त हुए हैं हमारे पास में, पेशेंट ने बोला सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पर्टिकुलर इस रीजन में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जितना पेशेंट ने बताया, उसके बाद उसी के आधार पर हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया। ठीक है, तो जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उनका हमें सबसे पहले क्या करना है, विश्लेषण करना है। हमें उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता करनी है कि पर्टिकुलर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, डाटा एनालिसिस करने के बाद में हम एक्चुअल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है ना। जैसे पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है, तो बुखार से उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है भी या नहीं है, और इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बात है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे डाटा कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, उनमें से आपको एक पर्टिकुलर विश्लेषण निकालना है कि ये प्रॉब्लम पेशेंट को आ रही है और मुझे उसी प्रॉब्लम के ऊपर कार्य करना है। इज इट क्लियर। तो हमने पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पता किया, देन हमने क्या किया, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, यानी कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसको हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाकर लिख देना है या समझ लेना है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। अगर हमें बात यहाँ पर नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल का सहारा लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल, एक डायग्नोसिस बनाने का फॉर्मूला जो अपना होता है, उसके अंदर दो फॉर्मूला काम में आता है। एक होता है आपका PE फॉर्मूला और दूसरा होता है आपका PES फॉर्मूला। तो इनकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो P का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है, और E का मतलब होता है यहाँ पर इटियोलॉजी। क्लियर बात है। दूसरा मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम, ठीक है। E फॉर अगेन क्या आएगा यहाँ पर, इटियोलॉजी। एंड द लास्ट वन S, S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, ये तीन चीज़ें, मरीज जो भी समस्या हमें बता रहा है उनमें से तीन चीज़ें हमें निकाल कर रखनी है, जिनसे हमारा डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट पूरा हो जाता है। यानी कि पेशेंट जो भी बातें हमसे कर रहा है उसमें हमारे पास में एक तो प्रॉब्लम निकल के आती है, यानी कि मरीज को क्या समस्या हो रही है, और दूसरा इटियोलॉजी, यानी कि किस वजह से समस्या हो रही है। ये दो चीज़ें अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो हम कोई भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। या फिर तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम क्या पेशेंट लेकर आया है, ठीक है, उसका किस कारण से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और इस प्रॉब्लम की वजह से मरीज के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है तो आप किसी भी प्रकार का नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। इज इट क्लियर। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड immobility as manifested by erythema। इज इट क्लियर। पेशेंट हमारे पास में आया है, पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पर
इरिथमा हो रहा है, उसके शरीर पर रेड चकत्ते बन गए हैं, रेडनेस हो रही है। क्लियर बात है। रेडनेस होने की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी जो है वो लूज हो रही है ना। इस जो इंटीग्रिटी, आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से अभी पैक है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। ठीक है। और क्यों हो रही है? क्योंकि पेशेंट क्या है, यहाँ पर इमूवेबल है, पेशेंट बेड पर पड़ा हुआ है, पेशेंट हिल नहीं पा रहा है। तो पेशेंट के मूवमेंट नहीं करने की वजह से, उसकी स्किन इंटीग्रिटी डैमेज हो रही है, और स्किन इंटीग्रिटी डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है, इरिथमा के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेशेंट हूँ यहाँ पर, क्लियर है, और मैं पिछले 3 महीने से बिस्तर पर हूँ, क्लियर है, मैं उठ नहीं सकती हूँ, बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, क्लियर बात है। तो जो मेरे प्रेशर पॉइंट्स होंगे, वो प्रेशर पॉइंट क्या करेंगे, बेड से रगड़ खाएंगे, है ना। और उस वजह से क्या होगा, स्किन डैमेज होगी, और स्किन डैमेज होने की वजह से वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? तो मुझे मेरी इटियोलॉजी किस कारण की वजह से हो रहा था, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हो रहा था। ठीक है। मूवमेंट नहीं कर पाने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई, आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने लग गई। ठीक है। और स्किन डैमेज हो रही है तो उसका सिम्टम क्या देखने को मिल रहा है, मेरी स्किन यहाँ पर रेड हो चुकी है, इरिथमा के सिम्टम मुझे देखने को मिले हैं। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एक डायग्नोसिस, आपका स्टेटमेंट आपने बनाया है। जब पेशेंट आया है तो स्टेटमेंट आपने बनाया, उसमें 3 चीज़ें आपने देखी है। पहला, प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस वजह से हो रही है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मरीज में क्या चीज़ देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको डायग्नोसिस किस प्रकार से बनाना है। क्लियर बात है? आगे बात करते हैं हम प्लानिंग की। क्लियर बात है? पहला हमने डायग्नोसिस की बात की, तो डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या करना होता है, जो भी डाटा आपके पास में कलेक्टेड है उनका एनालिसिस करो, आपने सही डाटा लिया है या नहीं लिया है। उसके बाद में उन डाटा के बेस पे आपको मरीज की एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। ठीक है। और उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाना है और आपके नर्सिंग केयर प्लान में लिखना है। इज इट क्लियर? तो किस प्रकार से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके पास में प्रॉब्लम, एटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम होने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट प्रॉब्लम और एटियोलॉजी आपके पास में होना चाहिए, तो आप एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। इज इट क्लियर? अब डायग्नोसिस आपके पास में क्लियर है, तो अब आप क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे। ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है ना, यानी कि प्रॉब्लम आपके पास में अवेलेबल है, अब उस प्रॉब्लम के लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि उसको हम सॉल्व आउट कर सकें। इज इट क्लियर? तो मरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक स्ट्रेटेजी प्लान करना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। इज इट क्लियर? प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम पेशेंट को है, उस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, है ना। अगर पेशेंट आपके पास में आया, 4-5 प्रॉब्लम उसने बता दी है, ठीक है, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, और हाथ में गहरी चोट लगी है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। इज इट क्लियर? तो आपकी वहाँ पर प्रायोरिटी क्या रहेगी, पेशेंट का पेन रिड्यूस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसका बुखार ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ब्लीडिंग कंट्रोल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, ब्लीडिंग हम पहले कंट्रोल करेंगे, एनाल्जेसिक्स या एंटीपायरेटिक हम उसको 15-20 मिनट बाद भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। क्लियर बात है? और जब भी प्रायोरिटी की बात आती है तो हमें मैस्लो हायरार्की याद आती है ना। डॉक्टर अब्राहम मैस्लो नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैस्लो हायरार्की दी थी, और मैस्लो हायरार्की हमें हेल्प करता है किसी भी इंसान की बेसिक नीड से लगाकर टॉप नीड, यानी कि इंसान को सबसे पहले किन चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम प्रायोरिटी पे किसको रखना होता है। ठीक है। तो उसके बेस पे अब्राहम मैस्लो जी ने एक हायरार्की दी थी, जिस हायरार्की के आधार पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो एक बार हमें छोटा नॉलेज होना चाहिए मैस्लो हायरार्की के बारे में, तो ये भी हम आइए समझ लेते हैं। मैस्लो हायरार्की क्या कहती है, किसी भी इंसान की सबसे प्रायोरिटी बेसिक नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। क्लियर बात है? इंसान कम से कम अपनी बेसिक नीड को पूरा करे, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपको खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है, लोग आपको प्यार करें वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे प्रायोरिटी पे खाना ही रहेगा।
ठीक है, आपकी बेसिक नीड्स हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगी। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी रहता है हमेशा। लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि आपको एटलीस्ट खाने के लिए मिले, पीने के लिए मिले, आपका शरीर काम करे, आपको रहने के लिए मिले, तो वो आपकी प्रायोरिटी रहती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर पेशेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। नॉर्मल इंसान की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, केवल पेशेंट की बात नहीं हो रही है। आम इंसान की भी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है? फिजियोलॉजिकल नीड रहती है। इज इट क्लियर? दूसरा रहता है उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अभी भी क्या है? केवल और केवल आपकी फिजियोलॉजिकल नीड एटलीस्ट पूरा होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें उसके बाद में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करेंगे, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे पेशेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी का। इज इट क्लियर? सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद में आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका सेल्फ एस्टीम, और लास्ट वन होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये एक मैस्लो हायरार्की है जिसके अंदर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बेसिक नीड को रखा गया है और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में आती है। एटलीस्ट आपका जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद होना चाहिए कि हाँ अब हम सेफ हैं, हमारी सेफ्टी का ध्यान रहे या पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। देन अगर पेशेंट है उससे प्यार से बात करेंगे, जो चीज़ें वो पूछ रहा है उसको इजीली समझाएंगे, है ना, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, पेशेंट की सेल्फ स्टीम का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? और लास्ट वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पेशेंट को उसकी एक्चुअलिटी को एक्सेप्ट कराने में हेल्प करनी है। इज इट क्लियर? कोई भी मेजर डिजीज़ अगर पेशेंट को हो गई है तो वो मेजर डिजीज़ भी पेशेंट को एक्सेप्ट होनी चाहिए, है ना। अगर कैंसर पेशेंट को हो गया है तो उसको हेल्प करो कि उसको जो प्रॉब्लम हो रही है उसको एक्चुअल चीज़ को फेस करे, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी पेशेंट के अंदर होना चाहिए एज वेल एज हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो ये मैस्लो हायरार्की के आधार पे हम पेशेंट का जो प्रायोरिटी है उसको सेट करेंगे। यहाँ पर बात तो हमने नॉर्मल इंसान की भी कर ली है, पेशेंट की भी कर ली है, लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास में आया है और उसके पास में कुछ बेसिक डाटा जो दे रखे हैं, उन डाटास के अंदर हमको क्या करना है? प्रायोरिटी एडजस्ट करनी है। इज इट क्लियर? 4-5 प्रॉब्लम उसको चल रही है तो हमें पता होना चाहिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर कि पहले हम किस चीज़ को ठीक करेंगे, पहले पेशेंट को क्या चीज़ ठीक होने की आवश्यकता है। इज इट क्लियर? पेशेंट आपके पास में आ गया, इंजरी हो रही है उसको, ठीक है, इंजरी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप टिटेनस टॉक्साइड उसको पहले लगाओगे या पहले उसकी ड्रेसिंग करोगे? तो प्रायोरिटी इस तरीके से डिसाइड होती है कि हम पहले उसकी ड्रेसिंग करेंगे, एटलीस्ट उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम टिटेनस टॉक्साइड उसको लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका स्टेबलाइज गोल। प्लानिंग में आपने प्रायोरिटी देख लिया, हाँ भाई मैं इस चीज़ को पहले ट्रीट करूंगा, तो उसका आपको गोल सेट कर देना है। क्लियर बात है? स्टेबलाइज गोल का मतलब ये है कि आपको अपना गोल बना लेना है, उसको सेट करके रखना है माइंड में कि मैं इस प्रॉब्लम को पहले ट्रीट करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? उसके बाद में क्या करेंगे? जो भी इंटरवेंशन हमको करना है प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी काम हमको करना है वो सेलेक्ट करेंगे और उसको राइट डाउन कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन होता है आपका राइट नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद जो भी चीज़ आपने प्लान कर रखी है उसको आप नर्सिंग केयर प्लान के अंदर डॉक्यूमेंट कर देंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले आपने क्या किया? पेशेंट 4-5 प्रॉब्लम लेके आया है, उनमें से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं पहले ठीक करूंगा। क्लियर है? उसके बाद में आपने गोल बना दिया कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे ये काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था फीवर का, है ना, तो फीवर के लिए आपने गोल डिसाइड कर दिया, क्या? पेशेंट का टेम्परेचर रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? सेलेक्ट एंड राइट नर्सिंग इंटरवेंशन। आपको फीवर के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? ठीक है, पेशेंट को क्या कर सकते हैं? हम कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले आप पेशेंट के लिए क्या करने वाले हैं। क्लियर बात है? तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसी को आपने क्या कर देना है? राइट डाउन कर देना है। इज इट क्लियर? और जो भी चीज़ें आपने सोची वो सारी चीज़ें क्या करनी है? आपको नर्सिंग केयर प्लान के फॉर्मेट में लिख देनी है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम, पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको सारी प्रॉब्लम बताई, उस प्रॉब्लम का आपने डायग्नोसिस निकाला कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाई, और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाने के बाद अब जो काम आपने प्लानिंग की है उसी काम को आपने क्या करना है? एक्शन करना है। ठीक है,
तो इम्प्लीमेंटेशन को हम एक्शन फेज भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पेशेंट के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया है। क्लियर है? अभी तक हम केवल प्लानिंग कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, लिख रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पेशेंट के ऊपर एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्लियर बात है? तो इसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक्शन फेज। यहाँ पर हमारा कार्य स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसा फीवर का पेशेंट आया था, हमने प्लानिंग क्या की थी कि पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को जाकर कोल्ड एप्लीकेशन दे देंगे। इज इट क्लियर? तो इसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को रीअसेस करेंगे। क्लियर बात है? पेशेंट कौन सा पेशेंट है ना, पेशेंट राइट होना चाहिए। जिस पेशेंट को जो काम देने के लिए जा रहे हैं वो पेशेंट एक्चुअली, जैसे कि आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, उस वार्ड में 2 मुकेश नाम के पेशेंट है। क्लियर बात है? तो आप पेशेंट को चेक कर लो कि आप किस मुकेश को आपको जो है इम्प्लीमेंट करना है। इज इट क्लियर? तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। उसके बाद में वापस आप आपकी प्रायोरिटी को रीअसेस करेंगे एक बार। ठीक है, कि जो प्रायोरिटीज आपने रखी थी अभी भी पेशेंट की वही समस्या पहले है या नहीं है। ठीक है, तो प्रायोरिटी को आप वापस चेक करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, यानी कि परफॉर्म कर देंगे। और जो भी कार्य आपने किया है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसको वापस नर्सिंग केयर प्लान में आके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि हमने पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन दिया। इज इट क्लियर? आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन। जो भी कार्य अभी तक आपने किया है, उस कार्य का क्या रिजल्ट निकला है, पेशेंट के ऊपर उसका इफेक्ट आया है या नहीं आया है, उसको वापस रीअसेस पेशेंट को जाकर करना क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग पेशेंट आउटकम। सबसे पहले हम जाकर वापस पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे उसके आउटकम का, यानी कि उससे पूछेंगे कि जो काम हो, जो हमने अभी तक कार्य किया है उससे आपको संतुष्टि हुई है या नहीं है, उसका आउटकम लेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करेंगे, उसका डाटा लेंगे, यानी कि संतुष्टि हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में वापस जाकर उसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे। क्लियर बात है? टेम्परेचर, क्योंकि पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा था, उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, काम किया, एक्शन लिया है ना। तो एक्शन के बाद में अभी भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो भी डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली पेशेंट पहले हमारे पास में आया था तब उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अभी हमने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद में वापस हमने जाकर टेम्परेचर चेक किया, तो हम क्या चेक करेंगे, दोनों टेम्परेचर के बीच में कंपेयर करेंगे कि पहले वाला टेम्परेचर से अभी वाला टेम्परेचर कम हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? उसके बाद में क्या होगा, ड्राउन कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस, यानी कि हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि जो प्रॉब्लम लेकर पेशेंट हमारे पास में आया था, उस प्रॉब्लम पर हमने काम किया, उसका पेशेंट को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो कंक्लूजन निकलेगा आपके कंपैरिजन से, है ना। आप कंपेयर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है, जो काम आपने किया है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इज इट क्लियर? एंड फाइनली हम क्या करेंगे, कंक्लूजन के बाद में ही हम पता कर पाएंगे कि आपको नर्सिंग केयर प्लान को कंटिन्यू करना है, मॉडिफाई करना है, रिवाइज करना है या फिर टर्मिनेट करना है। यानी कि पेशेंट हमारे पास में आया था, उसको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, तो हम इसी को वापस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठंडी पानी की पट्टियाँ और दोबारा देंगे, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो अभी तक हम जो काम कर रहे थे उससे संतुष्टि नहीं हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, यानी कि कोल्ड एप्लीकेशन के साथ में हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? या फिर हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि एक से वापस आपको स्टार्ट करके इसी जो कार्य हमने पहले किया है उसी को एक से वापस दोबारा हमको रिवाइज करना है। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट, यानी कि स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है तो नर्सिंग केयर प्लान यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट जो भी गोल आपका है उस पर कार्य करेंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको नर्सिंग प्रोसेस अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, अभी तक नर्सिंग प्रोसेस की जितनी भी क्लासेस रही है वो आपको समझ आई होगी।